हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा आपका स्टूडेंट प्लस चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखिए, ऑफलाइन पर तो हम लोग दिग्गज हैं, ऑफलाइन में हम लोगों का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिसने हमसे पढ़ लिया उसके बच्चे भी याद करते हैं कि हाँ हमने हमारे पापा किस टीचर से पढ़े थे। तो ऑफलाइन में तो हम लोग राजा हैं, लेकिन ऑनलाइन में कोविड के समय से लगे हुए हैं हम लोग। और यह चैनल नया है जिसमें हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, नए उम्मीद के किरणों को लेकर आए हैं आपके लिए और एकदम फ्री सेवा देंगे। बहुत पैसा कमा लिए, अब ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए अब हम लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, लाइक करेंगे फ्री में होता है, सब्सक्राइब करेंगे फ्री में होता है, शेयर करेंगे फ्री में होता है। तो जब फ्री में होता है तो पढ़ाई भी फ्री में लेनी है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम उतने ही तो एनर्जी हमारी बूस्ट होगी और हम उतने ही अच्छे कंटेंट जेई नीट के लिए जीरो से हीरो, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी टॉपिक्स आपके जो फिजिक्स के होंगे A to Z ना ख़त्म किए तो आप फिर से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन हमें मेहनत करना है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के माध्यम से दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे कि हम लोगों की एनर्जी बूस्टअप हो जाए और फिर हमारे वीडियोस घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मैराथन बैच 12-12 घंटे की क्लासेस आएंगी। बस हमें आपसे एनर्जी की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा है लॉज ऑफ मोशन। क्लास 11th का फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे तो एक पहले चैप्टर है मोशन, वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, फिर फोर्स की बातें जानेंगे दोस्तों, फोर्स की बातें जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेस्ट क्या होता है दोस्तों। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ और अपने चारों सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं बदलती है। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। जब आप सोते रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस समय आपकी पोजीशन क्या होती है, रेस्ट पर होते हैं। आप सब लोग रेस्ट पर होते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आप लोग बैठ के बात कर रहे हैं सोफा पर, तो आप भी रेस्ट पर हैं, वो भी रेस्ट पर हैं। तो अगर समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दोस्तों वो वस्तु किस में है, रेस्ट में है। स्लीपिंग, सोना और वॉचिंग टीवी देखना, ये सब स्थितियों में रेस्ट में हैं आप। इसी तरह आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप और आपके दोस्त सब शांति से पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। अब देखिए मोशन क्या होता है दोस्तों। व्हाट इज मोशन। मोशन द कंडीशन when the position of object changes with respect to time and surrounding। जब किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था में समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता रहता है तो उस वस्तु को कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं मोशन। when the position of a body is changing with respect to time and surrounding, then the object is said to be in मोशन। और मोशन बहुत से तरीके के होते हैं। आइए देखते हैं मोशन कितने तरीके के होते हैं। तो मोशन जो है दोस्तों, मोशन जो है बहुत से तरीके का होता है। एक आपका होता है ट्रांसलेशनल मोशन।
ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन इसमें क्या है, जब आप गाड़ी उठाकर अपने स्कूल की तरफ या ऑफिस की तरफ कहीं पर जाते हैं तो अपनी पाथ को बार बार सेम इंटरवल में रिपीट नहीं करते हैं। ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हुए या सीधा चलते हुए आप कहीं दूर चले जाते हैं तो उसमें आपकी स्थिति लगातार बदलती रहती है। उस गति को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें स्थानांतरीय गति होती है, स्थान बदलता रहता है। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है दोस्तों, जैसे आप दरवाजे को पकड़कर खोलते हैं, बंद करते हैं, ओपनिंग द डोर एंड क्लोजिंग द डोर, और फैन जैसे रोटेट करते रहते हैं अपने ही एक्सिस के राउंड। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स पाथ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपने पथ को बार बार दोहराती है तो उसकी गति को कहते हैं पीरियाडिक मोशन। जैसे पेंडुलम हो गया, पेंडुलम अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर घूमता रहता है तो उसका मोशन कौन सा है, पीरियाडिक मोशन है, पीरियाडिक मोशन है। उसी तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी की भी गति कैसी है, रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, रोटेशन कर रही है। फिर इसके बाद एक मोशन होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन ये क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेशनल मोशन इज द टू एंड फ्रो मोशन। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी स्थिति को दोहराती है। व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट रिपीट्स to and fro about its mean position and repeat its path after regular interval of time, that types of motion is known as vibrational motion or vibration or oscillatory motion। vibrational motion का ही दूसरा नाम है oscillatory motion। oscillation जिसको हम लोग कहते हैं कंपन गति, कंपन गति। तो इस तरह से, और ये ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ऐसे कई टाइप के मोशन होते हैं। कर्वीलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, ये सब आप लोग फिजिक्स में टर्म सुनते हुए आए हैं। तो मोशन और रेस्ट, यही दो अवस्थाओं में वस्तुएं हमेशा होती हैं। किसी भी वस्तु को आप देखेंगे या तो वो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी। और फिजिक्स में रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट या मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, उस पर कितने फोर्सेस लगे हैं, यही सब चीज़ें तो आप पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा टॉपिक आता है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स। फिजिक्स में मेरा खुद का अपना अनुभव बताता है कि 30 इयर्स की टीचिंग में फोर्स से ज़्यादा कोई टॉपिक आया ही नहीं है। बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें फोर्स को इन्वॉल्व होना ही है। वैसे भी आप जानते हैं कि फोर्स के बिना कुछ नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फोर्स के बारे में कहते हैं कि फोर्स एक कॉज है। फोर्स इज ए कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बल एक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, गति की अवस्था या स्थिर अवस्था को बदलने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बल को किसी ने देखा नहीं है, बल को किसी ने महसूस नहीं किया, बल को किसी ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसके प्रभाव को दुनिया जानती है। बल के प्रभाव को सब महसूस करते हैं, सब ने देखा है, सब ने लेकिन टेस्ट नहीं किया है। देखा है, महसूस किया है। तो फोर्स क्या है दोस्तों? फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स इज ए पुश और पुल। अगर एक रबर की बॉल है, आप उसको दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी? ओवल शेप में। स्फेरिकल से ये कैसी हो गई? दबाने पे ओवल हो गई। किसी भी रॉड को आप फोर्स लगा के बेंड कर देते हैं तो वो मुड़कर कर्ड शेप में हो जाती है, कर्ड शेप में हो जाती है। तो ये सब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं।
फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बल किसी वस्तु, स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, बल किसी गतिमान वस्तु को ब्रेक लगा के रोक सकता है, बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, उसके आकार को बदल सकता है और उसके गति की दिशा को भी बदल सकता है। इसमें अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो न्यूटन जी ने ही बल को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया, उसके लॉज को डिफाइन किया। तो बल को हम लोग भी डिफाइन करते हैं कि बल है क्या। तो बल जो है दोस्तों वो एक पुश और पुल है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उतना कम फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। एक साइकिल में आप पैडल लगा के आराम से चलाते हैं, लेकिन अगर हीरो होंडा में पैडल लगा देंगे तो क्या आप चला पाएंगे उतने आराम से? कभी नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, हीरो होंडा का मास ज़्यादा है। कम मास होगा तो आप कम फोर्स लगा के उसको स्टेट को चेंज कर लेंगे, लेकिन वही पैडल को अगर हीरो होंडा में लगा दें, ट्रक में लगा दें, तो क्या आप आराम से चला पाएंगे? कभी नहीं चला पाएंगे उतने आराम से। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है फोर्स भी बढ़ता जाता है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर। मोशन में आप पढ़ चुके हैं कि त्वरण क्या है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर आपको किसी दिन आपका कॉलेज है 7 बजे का, आप 6 बजे उठ गए, आराम से फ्रेश हुए, तैयार हुए, ड्रेस पहन के निकल गए, धीरे धीरे पैडल मारते, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप हल्का फोर्स लगाइए, धीरे धीरे एक्सेलरेट होते हुए या कांस्टेंट स्पीड से जाइए। लेकिन आपकी नींद अगर 6:45 बजे खुली और स्कूल है 7 बजे का, तब फिर आप अपनी स्पीड देखिए। जो साइकिल चलेगी, जो स्पीड से, नहाएंगे भी नहीं, खाली पोंछा लगा के भाग जाएंगे और फ्रेश भी नहीं होंगे, भले स्कूल में जाके कुछ गड़बड़ सड़बड़ करें, लेकिन भाग जाएंगे तुरंत। और इतनी तेज पैडल मारेंगे लगेगा जैसे मधुमक्खी दौड़ाई हुई है, खूब तेज पैडल मार के भागेंगे भागेंगे। क्यों आप इतना फोर्स लगा रहे हैं? क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना है, साइकिल को एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ाएंगे तो फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए दोस्तों, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है k, वेयर k इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और फोर्स की जो यूनिट सेलेक्ट की गई है, साइंटिस्टों ने जो फोर्स की यूनिट सेलेक्ट की है वो इस हिसाब से की है कि k को भी 1 ले लिया गया, k को भी 1 ले लिया गया। इसलिए फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। चाहे जितने फोर्स लगे हों, 1, 2, 3, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हैं तो वो सभी इसी फॉर्मूले से, रिजल्टेंट फोर्स जब भी निकालेंगे तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से ही निकलेगा। चाहे जितने टाइप के फोर्स लगे हों, चाहे जितने फोर्स लगे हों, सबका रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma से ही आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? फोर्स की यूनिट, तो यूनिट ऑफ फोर्स, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन जी ने ही इसको डिफाइन किया है, फोर्स को, लॉज ऑफ फोर्सेस न्यूटन जी ने दिया है, इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उन्हीं के रिस्पेक्ट में क्या कहा गया? न्यूटन कहा गया। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो कह सकते हैं
1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ force is said to be 1 Newton if the mass is 1 kilogram and acceleration produced is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी बल को 1 न्यूटन कहेंगे जो 1 किलोग्राम के वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, त्वरण उत्पन्न कर सके। यहाँ से दोस्तों एक और यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में जो कि होता है डाइन, 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस मेनली फोर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। टाइप ऑफ फोर्सेस एक होता है टाइप ऑफ फोर्सेस, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल तथा असंपर्क बल, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आए तब बल लगे तो अब उसे कहते हैं संपर्क बल। व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन 2 or more object come in contact, that type of force is called contact force, and the force developed without any physical contact, जो बिना किसी संपर्क के ही दूर से लगते रहते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्क बल। तो संपर्क बल का उदाहरण क्या हो गया? संपर्क बल में जैसे मान लीजिए टेंशन, किसी भी स्ट्रिंग से आप किसी वेटेड ऑब्जेक्ट को लटका दिए हैं, mg डाउनवर्ड लगता है, टेंशन अपवर्ड, तो स्ट्रिंग में जब टेंशन तभी प्रोड्यूस होती है या स्प्रिंग में टेंशन तभी प्रोड्यूस होती है जबकि उसको पकड़कर दोनों तरफ से खींचा जाए, या एक तरफ बांध के दूसरी तरफ से खींचा जाए या दबाया जाए, तो कांटेक्ट में आने के बाद ही ये फोर्स लगता है। और इसी तरह से फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन दूसरा फ्रिक्शन हो गया, और ये आपका टेंशन है, टेंशन है, ये सब कांटेक्ट फोर्स हैं, कांटेक्ट फोर्स हैं। ये जब अब फ्रिक्शन है, दो चीज़ों को जब आपस में रगड़ेंगे तो ही तो आपके मोशन का अपोज करेगा, दूर से कैसे फ्रिक्शन लगे। एयर फ्रिक्शन भी तभी लगता है जब एयर किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो एयर फ्रिक्शन लगता है। इसी तरह से संपर्क में आने पर ही टेंशन या फ्रिक्शन है, तो ये दोनों फोर्स आपके कांटेक्ट फोर्स हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जो दूर से लग जाएं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स जब लगेगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना होते हुए भी फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अगर फोर्स लग रहा है तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और दूसरा फोर्स दोस्तों कौन सा है? दूसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी नॉन कांटेक्ट है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है। अगर यहाँ पर आपने नॉर्थ साउथ पोल, ये एक मैग्नेट रखा, बार मैग्नेट, और यहाँ पर एक आयरन रख दिया, आयरन का ऑब्जेक्ट, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ये फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठाए हुए हैं ऊपर से, उसके मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से उस पर जो वेट लग रहा है, डाउनवर्ड अट्रैक्शन फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। अब इसके अलावा जो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर दो लोगों ने फोर्स लगाया, एक अपनी तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन से, एक दूसरा खींच रहा है 10 न्यूटन से। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 10 - 10 हो जाएगा 0 न्यूटन। तो अगर जितने भी फोर्स, यहाँ तो हमने 2 बताया, ऐसे सैकड़ों फोर्स लग सकते हैं। सैकड़ों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो कौन सा है, बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि उनका रिजल्टेंट 0 आ गया। तो जो बैलेंस्ड फोर्स लगे होते हैं, जिनका रिजल्टेंट 0 होता है, उन सब में एक्सेलरेशन भी 0 होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और जब फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि दोस्तों मास कभी 0 नहीं होता, किसी मैटर का मास कभी 0 नहीं होता। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो हैं जिस पर कई फोर्स लगे। हम तो 2 के लिए समझा रहे हैं, जैसे इधर लग रहा है 15 न्यूटन का और इस साइड में लग रहा है 10 न्यूटन का, तो कौन इस ब्लॉक को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, कौन अपने साइड इसको खींच लेगा? तो 15 न्यूटन में से 10 न्यूटन फोर्स को माइनस करेंगे तो ये बड़ा वाला, ऐसे टग ऑफ वार्स का गेम होता है, रस्सी खींचते हैं दोनों तरफ से, वही टीम जीतती है जिधर बड़ा फोर्स लगा रहता है। तो 15 न्यूटन में से 10 न्यूटन माइनस हुआ, 5 न्यूटन रिजल्ट किधर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स बड़े की तरफ। तो जहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा वहीं पर मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। जहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा वहां पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया, रेस्ट को, मोशन को, फोर्स को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इन सब चीज़ों पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनर्शिया और लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।